गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन आपको बताया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पॉलिंग स्केल का डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। पॉलिंग स्केल में हमने दो रिजल्ट डिफाइन किए हैं। एक जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल के टर्म्स में है, और दूसरा जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू किलो जूल पर मोल के टर्म्स में है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, आप नोट करो। एक क्वेश्चन लिखो। लिखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of hydrogen atom. Calculate the electronegativity of hydrogen atom from the following data. Calculate the electronegativity of hydrogen atom from the following data. Given है bond dissociation energy of hydrogen bond is equal to 104.2 kilocalorie per mole. Bond dissociation energy of fluorine bond, ये गिवन है 36.6 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड, ये गिवन है 134.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये वैल्यूज गिवन है, और आपको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। फ्लोरीन रेफरेंस एटम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था पॉलिंग स्केल पे 4 लेते। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
पीडीएफ का मतलब क्या बोल रहे हो तुम? बुकलेट की बात कर रहे हो? बुकलेट, बुकलेट तो ऐड किया गया ऑलरेडी क्लास प्लस ऐप पे। तुमने देखा नहीं क्या? पीरियोडिक टेबल की बुकलेट ऑलरेडी क्लास प्लस ऐप पे। तो क्लास प्लस ऐप पे वो बुकलेट ओपन नहीं हो रही, या तुम ऐप ही नहीं ओपन कर पा रहे हो? बुकलेट ओपन नहीं हो रही। चलो मैं बोलता हूँ जितेंद्र सर को, जो है वो तुम्हारे पास इसका फिर पीडीएफ भेजेंगे। 5.77 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे हो? 2.33, 1.775। बहुत वैरायटी है भाई आंसर में, बहुत वैरायटी है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स एफ माइनस एक्स एच इज इक्वल टू 0.208 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। अब डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच एफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ bond dissociation energy of H bond multiplied by bond dissociation energy of F bond। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.208 मल्टीप्लाइड बाय एच एफ बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल, तो 134.6 माइनस अंडर रूट में 104.2 मल्टीप्लाइड बाय 36.6। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है बेटा? ये पूरी वैल्यू राइट हैंड साइड वाली 2.23 आ रही है, 2.23। अब तुम जो बोलोगे वो मानना ही पड़ेगा। 2.23, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 4 माइनस 2.23, यानी कि 1.77 होना चाहिए। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास का। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरमेंट के लिए फर्स्ट स्केल हो गई। अब आप नोट करो सेकेंड स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड स्केल लिखो मुलिकन जैफे स्केल।
मोलिकन जैफे स्केल। MULLIKEN मोलिकन जैफे स्केल। लिखो, ऑन दिस स्केल अभी ऑडियो क्लियर है बेटा? एंड वीडियो? ओके। तो मोलिकन जैफे स्केल में लिखो, ऑन दिस स्केल, ऑन दिस स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन दिस स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is
बेटा कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। तो नोट करो, ऑन दिस स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंसीडर्ड एज mean of ionization energy and electron affinity, mean of ionization energy and electron affinity of the element, ionization energy and electron affinity of the element। आगे लिखो, where both ionization energy and electron affinity are taken in electron volt per atom, तो देखो मोलिकेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XM is equal to ionization energy plus electron affinity divided by 2। मोलिकेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is equal to ionization energy plus electron affinity by 2, where ionization energy and electron affinity are in electron volt per atom। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के टर्म्स में कंसीडर करते हैं। अब देखो एक रिजल्ट और होल्ड करता है कि अगर हमें मोलिकेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो हम इसके बेसिस पे कि पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल सकते हैं, या पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर गिवन है तो मोलिकेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। वीडियो एंड ऑडियो दोनों में आ रही है। आज थोड़ा दिन खराब लग रहा है। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। तो अगर मोलिकेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो ये रिजल्ट यूज करते हैं। मोलिकेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XM is approximately equal to 2.8 times Pauling's electronegativity। Mulliken's electronegativity is approximately equal to 2.8 times Pauling's electronegativity। ठीक है, Mulliken's electronegativity और Pauling's electronegativity किसी भी एलिमेंट के लिए अगर देखें तो ये रिलेशनशिप होल्ड करती है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मोलिकेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह पे 2.8 टाइम्स पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। तो पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6।
पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6। अब यहां भी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के टर्म्स में कंसीडर करना है। तो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन are 17.42 and 3.45 electron volt respectively. Ionization energy and electron affinity of fluorine are 17.42 and 3.45 electron volt respectively. Calculate Pauling's electronegativity of fluorine. Calculate Pauling's electronegativity of fluorine. (3.762) electron affinity and ionization energy should be considered with sign. नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसीलिए लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होती है, फर्स्ट वैल्यू नॉर्मली पॉजिटिव होती है। तो यहां पे जो पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फ्लोरीन के लिए वो हो जाएगी 17.42 प्लस 3.45 अपॉन 5.6, 17.42 प्लस 3.45 अपॉन 5.6, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 3.73, 3.73। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 4 होती है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 4 होती है। तो ये तो बात हो गई मोलिकिन जैफे स्केल की। अब आप नोट करो थर्ड स्केल, थर्ड स्केल लिखो एलरेड रोको स्केल, ROCHOW स्केल, AR स्केल भी बोलते हैं इसको, AR स्केल। तो इसका डिटेल लिखो, लिखो AR इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक्सप्रेशन है इसको निकालने के लिए, AR इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an element is determined AR electronegativity of an element is determined as follows: XAR
XAR is equal to 0.359, या अप्रोक्सीमेटली 0.36 ले लेते हैं, 0.359 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्टार अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744, .359 इंटू जेड स्टार अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। अब यहां पे जेड स्टार क्या है, लिखो वेयर जेड स्टार इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, where Z star is effective nuclear charge for shared electron pair, where Z star is effective nuclear charge for shared electron pair। तो अब देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, जैसे एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो इस प्रोसेस में क्या होगा, वो अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको शेयरिंग में इन्वॉल्व कर रहा है दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बना। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफर हो रहा है उसको जेड स्टार बोल रहे हैं। इसका मतलब जेड स्टार जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए आपको सिग्मा की जरूरत पड़ेगी, और सिग्मा जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस एटम का एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, उस एटम का एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके सिग्मा कैलकुलेट करोगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का पार्ट बन गया। अब इसमें आर क्या है, लिख लो, आर इज कोवेलेंट रेडियस, आर इज कोवेलेंट रेडियस, आर इज कोवेलेंट रेडियस इन एंगस्ट्रॉम, R is covalent radius in angstrom। इसमें जो R है, R को हम कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे और इसको हमेशा एंगस्ट्रॉम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो AR इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये अप्रोक्सीमेटली पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होती है। AR electronegativity is approximately equal to Pauling's electronegativity। ठीक है, तो अब जरा एक क्वेश्चन लिखो तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। लिखो, लिखो इफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन, इफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन is 0.72 angstrom, if covalent radius of fluorine is 0.72 angstrom, then calculate its AR electronegativity, then calculate its AR electronegativity।
3.7 approximately, 3.44 approximately. देखो सबसे पहले जेड स्टार हमें निकालना है। फ्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। तो यहां पे आप देखो ये n हो गया और ये n-1 हो गया। सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। तो 7 इंटू 0.35 ये आ गया 2.45 प्लस 1.7, तो ये आ जाएगा बेटा 4.15 सिग्मा आ गया। तो जेड स्टार अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4.15, तो ये सॉल्व करके आ गया 4.85। जेड स्टार वैल्यू आ गई 4.85। अब देखो AR इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.359 को 0.36 लिख ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4.85 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो आर यहां पे 0.72 है, एंगस्ट्रॉम में ही लेना है इसको, प्लस 0.744, तो 0.36 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4.85 अपॉन 1.44 प्लस 0.744। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग, ये कितना आता है जरा बताना, पूरा ही सॉल्व करके बताओ कितना आता है। 4.11, तो ये 4.1 के अप्रॉक्स आता है। अप्रोक्सीमेटली 4.1। ठीक है, तो इस तरीके से हम AR इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करेंगे। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to effective nuclear charge। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, बिकॉज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक फैक्टर ये हो गया। सेकेंड फैक्टर लिखो साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, तो यहां पे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
is inversely proportional to size of atom. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। यहां पे मैं एक बात आपको बता दूं कि साइज ऑफ एटम पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी यही पीरियोडिक प्रॉपर्टी दिखाती है। आप देखोगे जैसे अगर साइज की वेरिएशन में थोड़ी भी एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिल रही है तो इमीडिएटली आप देखोगे उसका इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे दिखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वेरिएशन में भी एबनॉर्मलिटी होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज ऑफ एटम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तीसरा फैक्टर लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे देखो अगर सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब यहां पे हमें सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर है +4 और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर है +6। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इन SO3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इन SO2। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। मतलब ये वाला कार्बन जो CO2 के अंदर कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू कार्बन प्रेजेंट इन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगर हमारे पास है CH3Cl, CH3Cl, हमारे पास है CH2Cl2, हमारे पास है CHCl3 और CCl4। हमने ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किए, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। ये 4 कंपाउंड है, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। अब अगर हम यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर को देखें तो इसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। अब कैसे आई -2 जरा समझना बेटा। 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का +1 है तो एक का +1 है तो 3 का +3 हो जाएगा, और क्लोरीन का -1 तो +3 3 हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का -1 तो +2 आ गया। तो कार्बन का -2 होना चाहिए जिससे नेट चार्ज 0 हो, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो। इसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। यहां पे आप निकालोगे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो आप देख रहे हो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी।
थर्ड फैक्टर लिखो, फोर्थ फैक्टर लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। इसमें लिखो, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस, as the electronegativity of terminal atom increases, electronegativity of central atom also increases, electronegativity of central atom also increases, as the electronegativity of terminal atom increases, electronegativity of central atom also increases। जैसे देखो बेटा, अगर हमने कंसिडर किया है CF4 और CCl4 को और CH4 को, CF4, CCl4, CH4, CH4 को आप यहां पे नहीं कंसिडर करो तो अच्छा है, CF4 और CCl4 को कंसिडर कर रहे हैं। दोनों में सेंट्रल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, दोनों में जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में +4 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है। मींस जो पिछला वाला फैक्टर था वो यहां पे डिसाइडिंग नहीं है, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के बराबर है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो बात आती है, बोलते हैं CF4 को अगर कंसीडर करें तो कार्बन से 4 फ्लोरीन अटैच, और CCl4 को कंसीडर करें तो कार्बन से 4 क्लोरीन अटैच है। सेंट्रल एटम दोनों में सेम है, टर्मिनल एटम डिफर कर रहा है। यहां पे टर्मिनल एटम को अगर आप देखोगे तो इसका टर्मिनल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जरा समझना होगा क्या, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला फ्लोरीन भी अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ जा रहा है तो फ्लोरीन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो मान लेते हैं कि यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया Δ1 नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया Δ1 नेगेटिव, यहां भी Δ1 नेगेटिव, यहां पे Δ1 नेगेटिव। तो कार्बन पे क्या आ गया भाई, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया 4Δ1 पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना डेवलप हो गया, 4Δ1 पॉजिटिव। Δ1 प्लस Δ1 प्लस Δ1 प्लस Δ1, चारों फ्लोरीन पे मिलाकर के 4Δ1 नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली उतना ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होना चाहिए, तब नेट चार्ज 0 होगा। उसी तरीके से यहां देखो, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहां पे मान लो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया Δ2 नेगेटिव, इस पे भी Δ2 नेगेटिव, इस पे भी Δ2 नेगेटिव, इस पे भी Δ2 नेगेटिव। तो कार्बन पे 4Δ2 पॉजिटिव चार्ज ये डेवलप हुआ, इस कार्बन पे 4Δ2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, फ्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा इन कंपेयर टू क्लोरीन।
फ्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचा है क्लोरीन के कंपेयर में, तो फ्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है इन कंपेयर टू क्लोरीन। इसका मतलब है कि इस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा इन कंपेयर टू दिस कार्बन। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज 4 डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन 4 डेल्टा 2। 4 डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन 4 डेल्टा 2, या आप बोल सकते हो डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2। तो इसका मतलब है कि यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसके कंपेयर में, और जो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आप बोल सकते हो कि लिख लो एज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, एज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, as the electron deficiency in surrounding of, as the electron deficiency in surrounding of, as the electron deficiency in surrounding of a covalently bonded atom increases, as the electron deficiency in surrounding of a covalently bonded atom increases, a covalently bonded atom increases, its electronegativity, its electronegativity also increases, its electronegativity also increases। तो इसका उल्टा भी होगा, आप बोल सकते हो कि अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में या एक कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ रही है, आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अगर एक एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कि किसी भी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो कार्बन इन CF4 is more electronegative than that of carbon in CCl4. Carbon in CF4 is more electronegative than carbon in CCl4. अब जैसे देखो बेटा, अगर आपसे बोला जाता है CH3 इसको ऐसे बना CH3 पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव। अब इनमें कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ठीक है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा एटम के ऊपर तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसी तरीके से आप बोल सकते हो अगर NF3 है, NF3 और NCl3, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? फर्स्ट। तो जैसे जैसे टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, सेंट्रल एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी।
अगला फैक्टर लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स में नेक्स्ट फैक्टर लिखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अब ये जो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में पूरा डिटेल में डिस्कस होगा। अभी मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं जिससे आप इसका इफेक्ट को समझ पाओ। तो आप नोट करो, इसका डिटेल लिखो, एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर, as the percentage s character, as the percentage s character in hybrid orbital, as percentage s character in hybrid orbital of central atom, as percentage s character in hybrid orbital of central atom increases, as percentage s character in hybrid orbital of central atom increases, its electronegativity also increases, its electronegativity also increases। तो क्या है, बोल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम is directly proportional to percentage s character in its hybrid orbital। Electronegativity of central atom is directly proportional to percentage s character in its hybrid orbital। ठीक है, तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख लो। वेरी गुड मिश्रा जी, वेरी गुड। तो as the percentage s character in the hybrid orbital of central atom increases, as the percentage s character in the hybrid orbital of central atom increases, its electronegativity also increases। ये है कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या। ठीक है, तो आप नोट करो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखो, hybridization is defined only for central atom, hybridization is defined only for central atom of the molecule, hybridization is defined only for central atom of the molecule। आगे लिखो, it is a theoretical concept, it is a theoretical concept, it is a theoretical concept, it is a theoretical concept in which intermixing of
intermixing of pure atomic orbital of central atom takes place. In which intermixing of pure atomic orbital of central atom takes place. In which intermixing of pure atomic orbital of central atom takes place. In which intermixing of pure atomic orbital of central atom takes place, which results in the formation of hybrid orbitals, आप नेम को समझो, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हैं. हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर, हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर, मिक्स्ड ऑर्बिटल. प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया हमने, इंटरमिक्स किया और उससे हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया. which results in the formation of hybrid orbital which are identical in terms of their size, shape and energy. Which are identical in terms of their size, shape and energy. तो आप जरा समझो बेटा, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे s ऑर्बिटल वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है. तो जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका साइज, उनका शेप और उनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है. उनके साइज, शेप और एनर्जी में डिफरेंस होता है. लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज, शेप और एनर्जी आइडेंटिकल रहती है. ठीक है. तो इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो सेंट्रल एटम इन्वॉल्व है, जैसे CH4 को अगर हम ले तो उसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, तो जो सेंट्रल एटम इन्वॉल्व होगा वो अपना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को बॉन्डिंग के लिए नहीं यूज करेगा, बल्कि वो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को बॉन्डिंग के लिए यूज करता है. किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, वो सेंट्रल एटम बॉन्डिंग के लिए अपना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल को वो यूज नहीं करता. वो हमेशा अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करता है बॉन्डिंग के लिए. ठीक है. और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कैसे होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से. इंटरमिक्सिंग क्यों हुई? इंटरमिक्सिंग इसलिए हुई क्योंकि वो जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका साइज, उनका शेप, उनकी एनर्जी आइडेंटिकल नहीं है. प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज, शेप और एनर्जी में डिफरेंस है. हम चाहते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल्स हो जिनका साइज बराबर हो, जिनका शेप बराबर हो, जिनका शेप एक जैसा हो और जिनकी एनर्जी बराबर हो. तो ऐसे ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं. अब यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, तो इंटरमिक्सिंग में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं हमेशा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. इस बात को नोट कर लो. देखो, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन number of atomic orbitals
number of atomic orbitals intermixed, number of atomic orbitals intermixed, number of atomic orbitals intermixed is equal to the number of hybrid orbitals formed, is equal to the number of hybrid orbitals formed. Number of atomic orbitals intermixed is equal to the number of hybrid orbitals formed. तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होंगे हमेशा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. फॉर एग्जांपल देखो बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कहीं पे सेंट्रल एटम अपना एक s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करता है. यहां पे इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल प्लस 1p ऑर्बिटल अगर हमने कंसीडर किया तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ देखो एक s ऑर्बिटल यूज किया और एक p ऑर्बिटल यूज किया, तो टोटल 2 ऑर्बिटल हमने यूज किए. तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं इंटरमिक्सिंग में हमेशा उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होने चाहिए. तो फॉर्मेशन ऑफ 2 sp hybrid orbital takes place. Formation of 2 sp hybrid orbital takes place. एक बार फिर से समझना, यहां पे जो सेंट्रल एटम है वो अपना एक s ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर रहा है और एक p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर रहा है. टोटल वो 2 ऑर्बिटल को इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व कर रहा है. तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होने चाहिए. और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोले जाएंगे. अब उसको ना तो आप s ऑर्बिटल बोल सकते हो ना p ऑर्बिटल बोल सकते हो, वो s और p का मिक्सचर है, इसलिए हम उसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हैं. अब जरा देखो, अगर हम बोलते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ, इसको सब अलग अलग लिखना, अगर हम बोल रहे हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और अगर 2 p ऑर्बिटल को हमने मिक्स किया तब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ 3, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. तो फॉर्मेशन ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक्स प्लेस. sp2 एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल यूज हो रहा है इसलिए sp2 बोल रहे हैं. अगर हमने एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल को मिक्स किया है तो क्या होगा? टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, तो टोटल 4 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया है तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक्स प्लेस. फॉर्मेशन ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक्स प्लेस. तो ये समझ में आ रहा है बेटा? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो याद रखना है आपको, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे हमेशा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. अब मान लो कि एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो, तब क्या होगा?
एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, क्या होगा फिर? हाँ सही है, क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने इंटरमिक्स किया है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2, 6 sp3d2 hybrid orbitals are formed। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे सेंट्रल एटम के, न तो उनका साइज बराबर था, न उनका शेप एक जैसा था, न उनकी एनर्जी बराबर थी। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने इसलिए किया जिससे कि जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वहां पे सेंट्रल एटम के, उनका साइज, उनका शेप और उनकी एनर्जी क्या हो जाए? आइडेंटिकल हो जाए। तो साइज, शेप और एनर्जी में जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि हम परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन a hybrid orbital, percentage s character in a hybrid orbital is equal to number of s orbital involved in intermixing divided by total number of orbital involved in intermixing multiplied by 100। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर इन अ हाइब्रिड ऑर्बिटल is equal to number of s orbital involved in intermixing divided by total number of orbital involved in intermixing multiplied by 100। तो एक टेबल बना लो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को मिक्स किया है। तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन इंटरमिक्सिंग 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन इंटरमिक्सिंग 2, 1 by 2 into 100, 50%। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तब क्या हो जाएगा? 1 by 3 into 100, 33.33%, 33.33%। अगर sp3 है तब क्या हो जाएगा? 1 by 4 into 100, 25%। अगर sp3d है तब क्या होगा? 20%। वेरी गुड। 1 by 5 into 100। इस तरीके से परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं।
तो बोल रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, किसी सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, वो सेंट्रल एटम उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब आप बोलोगे ये परसेंटेज एस कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रिलेट हो रही है? तो आपको पता है कि किसी भी एनर्जी लेवल का जो एस ऑर्बिटल होता है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है। एक एनर्जी लेवल का एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, मतलब वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास लाई करता है। और जैसे जैसे ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास लाई करेगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ेगा। तो अगर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास जाता है तो उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब अगर कहीं और इलेक्ट्रॉन है तो वो उस ऑर्बिटल के अंदर आना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। ध्यान से समझो जो बात बता रहा हूं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। और पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का बढ़ रहा है, मतलब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। मतलब वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आई बात समझ में या नहीं? ये समझ में आया परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है? ठीक है, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब उसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अब देखो बेटा, हमने ये तो बता दिया कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, sp2 है तो क्या होगा, sp3 है तो क्या होगा। अब बात आती है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है तो आप कैसे पता करोगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, ठीक है? इतना आइडिया आपको होना चाहिए। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, hybridization of central atom is governed by hybridization of central atom is governed by steric number, STERIC. Hybridization of central atom is governed by steric number, STERIC. स्टेरिक नंबर पे डिपेंड करता है। अब बताते हैं स्टेरिक नंबर क्या है। तो बोलते हैं स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या है? बोलते हैं दो एटम के बीच में, कोई भी दो एटम आप ले लो, दो एटम के बीच में जो पहला कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड है। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड formed between two atom is sigma bond. Next covalent bond formed between two atom is pi bond. दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। आप इस बात को नोट कर लो। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड formed between two atom, first covalent bond
formed between two atom is a sigma bond. आगे लिखो, second and subsequent covalent bond, second and subsequent covalent bond formed between them are called, second and subsequent bond formed between them are called pi bond. ठीक है, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड जो एटम के बीच, दो एटम के बीच में फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहां पे जब हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते। स्टेरिक नंबर निकालते हुए हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, पाई बॉन्ड पेयर को कंसीडर नहीं करते। अब देखो बेटा, अगर स्टेरिक नंबर पता चल जाए तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो एक टेबल फिर से बना लो, स्टेरिक नंबर एक साइड में और दूसरे साइड में लिखो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये सीरियल नंबर नहीं है, स्टेरिक नंबर है। अगर स्टेरिक नंबर वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2, अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3, अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो sp3d, अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो sp3d2, और अगर स्टेरिक नंबर 7 है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होता है। स्टेरिक नंबर हम इस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो ये काउंट करके कि कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर पता चल जाएगा। और स्टेरिक नंबर अगर पता चल गया तो फिर हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो परसेंटेज एस करेक्टर आ जाएगा। अब देखो बेटा, अगर एक ऑर्गेनिक, नहीं स्टेरिक नंबर 1 नहीं होता, स्टेरिक नंबर 1 ऑब्जर्व नहीं होता। 1 स्टेरिक नंबर के साथ वो सेंट्रल एटम कैसे होगा? हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए डिफाइंड होता है? हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल एटम के लिए डिफाइंड होता है ना। सेंट्रल एटम का मतलब है कि उसके दोनों साइड में एटम है। अब जैसे देखो, अगर ये स्ट्रक्चर है, ये एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। इस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन प्रेजेंट है सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सबका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। लेफ्ट टू राइट जो एटम्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन। sp3 sp2 sp2 sp
sp sp sp3 sp3। हाँ सही है। देखो जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ध्यान से समझना बेटा। अगर मान लो हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या करेंगे, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा। यहां भी एक बॉन्ड है सिग्मा, यहां भी एक बॉन्ड है सिग्मा, यहां भी एक बॉन्ड है सिग्मा। तो ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। ये 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है और कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब जरा इस कार्बन को देखो, क्या सिचुएशन है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड यहां। मैंने बताया था कि दो एटम के बीच जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा और सेकंड बॉन्ड पाई, तो एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। अब यहां पे अगर इस कार्बन को देखो तो कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, 1 2 3, 1 2 3, यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास। पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 है और स्टेरिक नंबर 3 होने पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ऐसे अगर आप इसको देखो तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 हो गया। अब इसको देखो, ठीक है, तो यहां पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं, तो इधर सिग्मा और इसमें आप देखो 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गए, एक सिग्मा 2 पाई, तो टोटल ये 2 सिग्मा से अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp। वैसे ही इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे sp आ जाएगा। और इस कार्बन को देखो तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 आ जाएगा। और अगर आप इस कार्बन को देखो तो ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आ गया। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन बताओ सेंट्रल एटम का। वेरी गुड। यहां पे आप देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, D2 sp3d। अब यहां पे आप देखो ये सिग्मा है, 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 टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड से ये अटैच है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड तो स्टेरिक नंबर 5 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d हो गया। हाइब्रिडाइजेशन बताओ सेंट्रल एटम का। गुड। अब यहां पे देखो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया। स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3।
इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए, अगर स्ट्रक्चर आपके सामने बना हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया गया है तो आप स्ट्रक्चर को देख करके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हो। तो आप जैसे देखो बेटा, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम 3 कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं। मान लो हमने इसको बोला है कार्बन नंबर 1, इसको मैं बोल रहा हूं कार्बन नंबर 2, इसको मैं बोल रहा हूं कार्बन नंबर 3। ठीक है, ये 3 कार्बन है। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? इन तीनों कार्बन की ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एकदम सही है। यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर आप देखोगे 50% है, यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33% है अभी जो निकाला था, और यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर है 25%। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इनकी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम कंसीडर करें तो थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। ठीक है, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये 3 कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स में जो कार्बन प्रेजेंट है, इन तीनों कंपाउंड में जो कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन की ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सही है, 1 is greater than 2 is greater than 3। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं समझता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स सारे क्लियर हो गए बेटा? ठीक है, अब इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो लिख लो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हेडिंग डालो, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो कल हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, उसको डिस्कस करेंगे। सब छोटे छोटे डिस्कशन है। और फिर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी और है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल ये चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए। अगर कल नहीं फिनिश हो पाया तो परसों विथ प्रॉब्लम, ठीक है, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और इस फ्राइडे को फिर से आपका पीरियोडिक टेबल का एक टेस्ट होगा जिसमें कंप्लीट पीरियोडिक टेबल पूछा जाएगा। ठीक है बेटा?
तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।